Good morning, everyone. Today we are going to start Unit 3 of Physical Chemistry. The first two unit and the fourth unit will be taught by another faculty. Okay. The unit name of the unit is Liquid State. Actually, जो फर्स्ट टू यूनिट हैं आपकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वो गैसियस स्टेट की हैं, गैसियस स्टेट 1 एंड गैसियस स्टेट 2, और जो थर्ड यूनिट है वो आपका है लिक्विड स्टेट, और जो फोर्थ यूनिट आएगा वो आपका है सॉलिड स्टेट. ओके. तो बेसिकली जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर आप पढ़ते हो, देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. उन्हीं तीन स्टेट्स पे आपके 4 यूनिट्स बनाए गए हैं इस सेमेस्टर में. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड, जिसका नाम है क्या, लिक्विड स्टेट. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि जब हम गैसेस के लिए बात करते हैं तो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो दूर दूर हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. और अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो पार्टिकल्स कंपैरेटिवली पास हैं, और सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं. ठीक है. तो फर्स्टली हम कह रहे हैं अगर गैसेस की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से गैसेस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही डेफिनेट शेप है. ये बात तो बहुत लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं. सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. और गैसेस में दे नाइदर हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम नोर हैव अ डेफिनेट शेप. ठीक है. तो ये तीन जनरल बातें हमें पता हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के रिगार्डिंग. तो व्हाट वी कैन से कि जो लिक्विड स्टेट है वो एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस. एज वी कैन सी इन द पिक्चर कि जो गैसेस के पार्टिकल्स दिखा रखे हैं, अगर हम फर्स्ट डायग्राम देखते हैं, फर्स्ट वाला गैसेस के पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं. ठीक है. ऐसे ही अगर हम सेकेंड्स देखते हैं, लिक्विड स्टेट में देखते हैं तो पार्टिकल्स कंपैरेटिवली पास हैं, और जो थर्ड हमारा पिक्चर बना हुआ है सॉलिड स्टेट के लिए अगर हम देखते हैं तो पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं. ठीक है. तो ये पहली कंडीशन है इनको देखने के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर करने के लिए. उसके बाद कहता है अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं तो क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, बहुत वीक हैं. और ऑन द अदर हैंड मैं सॉलिड्स की अगर बात करें तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब हमें तो पढ़ना है लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड स्टेट में गैसेस स्टेट के कंपैरेटिवली तो ज़्यादा होंगे क्योंकि पार्टिकल्स पास हैं, और अगर सॉलिड से कंपेयर कर लें तो वीक होंगे. दैट मीन्स अगेन आई कैन से कि जो लिक्विड स्टेट है वो एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन सॉलिड एंड गैस. अगर डिस्टेंस की बात करें, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की, लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस गैसेस से तो कम है और सॉलिड से ज़्यादा है. और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सॉलिड के कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड स्टेट में कम है, और गैसेस स्टेट के कंपेयर में बात करें तो ज़्यादा है. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या है, जो लिक्विड स्टेट है हमारी वो इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन गैस एंड अ सॉलिड. तो अब जो हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है लिक्विड की वो बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. वो प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या क्या है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, वेपर प्रेशर है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये सारी की सारी जो हैं फोर्स प्रॉपर्टीज़ वो डिपेंड करती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे. ठीक है. तो सबसे पहले हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ही देख लेते हैं. देखो, जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है. ठीक है. इनको हम जनरली वेंडरवाल फोर्सेस भी बोल देते हैं. तो अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ सॉलिड एंड गैसेस, क्योंकि हमने लिक्विड स्टेट पढ़ना. ठीक है. तो लिक्विड स्टेट में क्या है कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमने उन्हें नाम क्या दे दिया है, वेंडरवाल फोर्सेस. तो बेसिकली ये 4 टाइप्स का हो सकता है. द फर्स्ट वन इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, second is dipole induced dipole attraction, third one is induced dipole attractions, and the last one is hydrogen bonding. और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये फर्स्ट वाला जो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का ही एक स्पेशल केस है. तो वन बाय वन हम इन 4 इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन.
देखो हम बार बार बोल रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हमें क्या करना है, बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल होगा M1 सपोज, दूसरा मॉलिक्यूल होगा M2, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा उन्हीं को हम क्या नाम दे रहे हैं, इंटरमोलिक्यूलर। ठीक है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपकी डाइपोल डाइपोल, उसका क्या मतलब है डाइपोल डाइपोल का, कि जो पहला मॉलिक्यूल है वो भी एक डाइपोल होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी एक डाइपोल होगा। डाइपोल मतलब समझते हो, डाइपोल क्या होता है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव पोल हो और एक नेगेटिव पोल हो। इन द सेम सेंस जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें भी क्या होगा, एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। ठीक है, वहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, अभी एग्जाम्पल लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यानी कि द फर्स्ट मॉलिक्यूल मस्ट हैव डाइपोल एंड द सेकेंड मॉलिक्यूल्स मस्ट ऑल्सो हैव डाइपोल। दोनों मॉलिक्यूल्स में डाइपोल होना ज़रूरी है। और डाइपोल का क्या मतलब है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया HCl मॉलिक्यूल। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट HCl मॉलिक्यूल, तो H और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो HCl मॉलिक्यूल है वो क्या है, एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर अब मैं कहूँ कि मैं दो HCl के मॉलिक्यूल ले रही हूँ, एक HCl ये लिया और दूसरा HCl ये लिया, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, डाइपोल डाइपोल, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल भी डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल भी डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या है, वहाँ होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। पोलर का मतलब भी यही होता है कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो। तो देखो जो ये डायग्राम बना हुआ है ना, इसमें ये डायग्राम ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, HCl मॉलिक्यूल को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, HCl मॉलिक्यूल को। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, HCl मॉलिक्यूल, जिसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो H को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नेगेटिव पार्ट है वो Cl को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे इसमें देखें तो जो पॉजिटिव साइड है वो H को रिप्रेजेंट कर रही है, जो नेगेटिव साइड है वो Cl को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की अट्रैक्शन वहाँ होती है जहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स हों, और अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके पास क्या होगा, एक परमानेंट डाइपोल होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो पहला डाइपोल है, जैसे दो मॉलिक्यूल आप ले रहे हो, तो मैं सपोज इसको पहला डाइपोल बोल रही हूँ और इसको दूसरा डाइपोल बोल रही हूँ, तो पहले डाइपोल का पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा, दूसरे डाइपोल के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, या फिर ऐसे देख सकती हूँ, इसका नेगेटिव पार्ट क्या कर रहा है, इसके पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी कि पहले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव साइड और नेगेटिव पार्ट ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो अट्रैक्शन क्रिएट होगी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, उसे क्या बोल देंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। द फर्स्ट एंड सेकेंड मॉलिक्यूल, बोथ मॉलिक्यूल शुड हैव अ परमानेंट डाइपोल। ठीक है, अब आता है इसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ कैसे मिला हमें, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। हमने ये देखा कि जहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब वहाँ बढ़ गए हैं, एक नई फोर्स क्रिएट हो गई है, तो उन केसेस में मेल्टिंग पॉइंट और आई कैन से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा आए। देखो एग्जाम्पल लिया किसका, N2 का और O2 का। जब N2 और O2 के बॉइलिंग पॉइंट देखे तो वैल्यूज़ आई -के 196 एंड -के 183। N2 जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और O2 भी क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इनके बॉइलिंग पॉइंट आपको बता दिए, लेकिन वहीं जब हमने NO के लिए देखा बॉइलिंग पॉइंट तो वैल्यू आई -के 151 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि NO क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, और अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो NO और NO मॉलिक्यूल के बीच में क्या एग्जिस्ट करने वाली हैं,
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होने वाली हैं, यानी कि एक्स्ट्रा फोर्स होने वाली हैं, जिनको क्या नाम दे रहे हैं हम, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू N2 एंड O2 वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर हमें देखना है मैग्नीट्यूड, कि जब हम ये बोल रहे हैं कि चलो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं, अब ये देखना है कहाँ पे तो ज़्यादा होंगी और कहाँ पे क्या होंगी, कम होंगी। इनका मैग्नीट्यूड स्टडी करना है, कहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, और कहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हैं, वीक हैं। वो किससे पता चलेगा हमें, वो पता चलेगा हमें किससे, पोलैरिटी से। क्योंकि ये फोर्सेस आई क्यों हैं, पोलर होने की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूलर कैसा है, पोलर। तो कितना पोलर है, पोलैरिटी से ही हमें क्या पता चलेगा, इनका मैग्नीट्यूड पता चलेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वर्ड देख लेते हैं, कई बार पोलैरिटी देखने के लिए एक वर्ड और डिफाइन करते हैं ना, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू में डिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी, वेयर क्यू इज चार्ज एंड डी इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि अगर हमें ये देखना है मैग्नीट्यूड कि किसकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या कौन से मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हमने क्या देख लिया, डाइपोल मोमेंट देख लिया। देखो हम दो तीन तरह से बात कर सकते हैं, पोलैरिटी भी बोल सकते हैं, पोलैरिटी देख लो, डाइपोल मोमेंट देख लो, और ये अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उतनी ही पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। देखो एग्जाम्पल लिया हमने किसका, अमोनिया का और वाटर का। NH3 पोलर है, वाटर भी पोलर है, NH3 भी पोलर मॉलिक्यूल है, H2O भी पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें भी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होंगी, और इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं तो NH3 का तो कितना है 1.49, और H2O का कितना है 1.85, यानी कि H2O में ज़्यादा है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्यों, क्योंकि H2O में जो ऑक्सीजन एटम है, और अगर मैं NH3 में देखूं तो जो नाइट्रोजन एटम है, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पोलर है, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बेसिकली वहाँ होते हैं जहाँ बॉन्ड पोलर होता है या मॉलिक्यूल पोलर होता है, और वी कैन से कि मॉलिक्यूल में एक परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरी फोर्स आती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होगा, जो दो मॉलिक्यूल आपके पास होंगे, सपोज एक मॉलिक्यूल A है, दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास B है, तो ये तो होगा पोलर, क्योंकि हमने क्या वर्ड लगा रखा है, डाइपोल वर्ड लगा रखा है। ठीक है, और जो B मॉलिक्यूल है आपका, वो आपका होगा नॉन पोलर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल पोलर होगा, दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। जो पोलर होगा उसके पास एक डाइपोल होगा, वो क्या करेगा, पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा, जैसे मैंने बोला ये A है और ये B है, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके अंदर B के अंदर क्या करेगा, एक डाइपोल मोमेंट क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा, इंडक्शन जैसे हम फिनोमिना होता है, इंड्यूस कर देगा डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखना, इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, पर हाँ अगर इसके सामने A है जिसके पास डाइपोल मोमेंट है, तो वो A क्या करेगा, B के अंदर क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा। ठीक है, इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ आती है जहाँ मैं पहले भी बोला है, एक पोलर हो और दूसरा सामने वाला कैसा हो, नॉन पोलर हो। ठीक है, तो वहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, देखो अगर इसमें देखें तो जो फर्स्ट हमारा पिक्चर दिखा रखा है, ये वाला अगर मैं देखूं तो इस पे दिखा रखा है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पहले से डाइपोल था। ठीक है, लेकिन जो सेकंड है इसके अंदर क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगी वो क्या कहलाएंगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती हैं इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। यहाँ क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले में भी इंड्यूस वर्ड लिखा है, सेकंड में भी इंड्यूस वर्ड लिखा है, यानी कि दोनों की दोनों पार्टिकल्स मॉलिक्यूल एटम जो भी मैं बोलूँ वो कैसे होने वाले हैं, नॉन पोलर होने वाले हैं। ठीक है,
इसके पास भी डाइपोल नहीं है, इसके पास भी डाइपोल नहीं है, यानी कि जो भी मैं लूँगी ए लूँ और आई कैन से ए बी लूँ, जो भी रिप्रेजेंटेशन लूँ, इसके पास भी डाइपोल नहीं है, इसके पास भी डाइपोल नहीं है, तो फिर कैसे हो गई अट्रैक्शन? इस केस में अट्रैक्शन क्या कह रहे हैं हम? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, पहले में भी इंड्यूस होगी और दूसरे में भी इंड्यूस होगी। अब पहले में कैसे इंड्यूस होगी, इस बात को कैसे समझेंगे? ये बोलता है कि जब भी आप कोई एटम, इस तरह के अट्रैक्शंस इंड्यूस डाइपोल जनरली एटम्स के केस में आती है। जब भी कोई एटम, देखो एटम ऐसे होता है, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक मोमेंट के लिए, एट एनी इंस्टेंट के लिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है या जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल मतलब एक साइड नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ये जो काम है वो एक मोमेंट के लिए होता है, मोमेंटरली होता है, ठीक है। तो मोमेंट देखो, इसने देखा नॉन पोलर ले रखे हैं, दोनों की दोनों नॉन पोलर लिया है, हीलियम लिया है, ठीक है, और इधर भी क्या लिया है? हीलियम लिया है, दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर। तो हीलियम अपने आप में एक डाइपोल मोमेंट क्या करेगा? इंड्यूस करेगा। कैसे इंड्यूस करेगा? कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे तो एट एनी इंस्टेंट ऐसा होगा कि अगर मैं ये एटम मान रही हूँ पूरा की पूरा, तो एक साइड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, तो दूसरा साइड कंपैरेटिवली हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर किसी एटम के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया तो वो उसके एडजेसेंट या उसके सामने जो एटम है उसमें भी डाइपोल क्या कर देगा? इंड्यूस कर देगा, ठीक है। देखो जब इंड्यूस करने की बारी आएगी तो कैसे, अगर मैं ये मान रही हूँ इसने अपने आप में इंड्यूस किया है, तो पॉजिटिव सामने वाले एटम के क्या इंड्यूस कर देगा? नेगेटिव, और उसका दूसरा साइड क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये रिप्रेजेंटेशन हमारे हाथ में है। अगर मैं इस एटम पे पार्शियल पॉजिटिव दिखाते इंड्यूस और यहाँ पार्शियल नेगेटिव दिखाऊं, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव दूसरे एटम के लिए, यहाँ हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और उस साइड हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह की फोर्सेस को, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोल देते हैं, ठीक है। इन लंदन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, दूसरा फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी पे कैसे? कि जितना मॉलिक्यूल बड़ा होता चला जाएगा उतने ही अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, लंदन फोर्सेस जो हैं उतनी ही क्या हो जाएंगी? ज़्यादा, क्योंकि वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हो, तो डिस्टॉर्शन वर्ड यूज़ कर सकते हो, अनसिमेट्रिकल वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो जितना बड़ा होगा उसके मोल्ड होने के, अगर इंग्लिश में बोलूँ, केमिस्ट्री में तो यही वर्ड यूज़ करने हैं आपको, ठीक है, डिस्टॉर्शन वर्ड यूज़ करना या अनसिमेट्रिकल वर्ड यूज़ करना है। अगर प्रॉपर इंग्लिश में बोलूँ तो क्या कह रही थी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगा? अपनी शेप को चेंज कर लेगा मोमेंट के लिए, एट एनी मोमेंट के लिए, ठीक है। तो यानी कि जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जितना बड़ा होगा मॉलिक्यूल, उसके डिस्टॉर्ट होने के चांसेस या अपनी शेप को चेंज करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, और लंदन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा है ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ज्योमेट्री में क्या किया हमने? एन पेंटेन लिया और नियो पेंटेन लिया। पेंटेन के दो आइसोमर्स लिए, एक एन पेंटेन और एक नियो पेंटेन। एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नियो पेंटेन के। क्यों? क्योंकि इसकी ज्योमेट्री अलग है। अगर एन पेंटेन की ज्योमेट्री देखें तो वो जिगजैग है, और अगर नियो पेंटेन की ज्योमेट्री देखें तो वो स्फेरिकल है, ठीक है। तो जहाँ जिगजैग है वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नियो पेंटेन, ठीक है। तो इनको हम लंदन फोर्सेस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी पहली बात तो ये कि अभी तक जो आपने 3 की हैं उनमें आपने ऐसा लिखा है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ एक वर्ड अट्रैक्शन वर्ड ना लिखे, मेन बात देखो पीछे वर्ड लगा दिया बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये भी हमने ऐसा भी बोला था कि हम इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का स्पेशल केस भी मान सकते हैं। पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ होगी
जहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, और वो हाइड्रोजन एटम किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड में हो, किसी ऐसे एटम के साथ, मैं ए लिख रही हूँ जनरल में, जो कि क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि इस तरह की अट्रैक्शंस या इस तरह की बॉन्डिंग वहाँ होती है जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड हो। साथ ही साथ एक बात और, भले ही बुक में ना लिखी हो, वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका साइज़ छोटा भी होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल साइज़ होना चाहिए। इसीलिए हम एग्जाम्पल्स में यहाँ HF लेके चलते हैं। हाइड्रोजन एटम है, फ्लोरीन है विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम HF का एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। HCl का नहीं लूँगी, प्रेफर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है। इसलिए मैंने पहले बोला है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेना है उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या, जब आपके पास बहुत सारे HF मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज़ ये भी एक HF मॉलिक्यूल है, ये भी एक HF मॉलिक्यूल है, या फिर आगे भी एक HF मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, क्योंकि H और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होने वाला है, ये जो नेगेटिव एंड है फ्लोरीन का वो अट्रैक्ट कर लेगा किसको, पॉजिटिव एंड के हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के पॉजिटिव एंड को। है तो देखो ये भी डाइपोल डाइपोल जैसा, ये भी एक डाइपोल है, इसलिए बोला था कि स्पेशल केस है डाइपोल का। HF एक डाइपोल है, दूसरा HF भी एक डाइपोल है, तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है। बट इसे फिर भी अलग कैटेगरी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे हमेशा H होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि पहले मॉलिक्यूल का, देखो दोबारा दिखाती हूँ क्या कह रही हूँ, एक मॉलिक्यूल का तो H और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। इस तरह से जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि ऐसे बोल सकते हो क्या, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट फ्लोरीन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, HF के केस में, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये जो अट्रैक्शन है ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम इसे बॉन्ड का ही नाम दे देते हैं। अल्टीमेटली हम नाम क्या दे देते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर डेफिनेशन देखें, देखो, अट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम क्या है, अट्रैक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, ठीक है। देखो लिखा है ना स्मॉल इन साइज, कि वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, साइज में कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अब आता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर देखें एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से कंपैरिजन करें तो बहुत वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लगभग अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो आती है लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और कोवलेंट बॉन्ड की आती है 160 से 600 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली बहुत बहुत वीक होता है एज़ कंपेयर टू ए नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम इन सब का कंपैरिजन करें तो कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर आते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, और नेक्स्ट हमारी आती हैं क्या, लैंडन फोर्सेस। ये ओवरऑल ऑर्डर है। तो यहाँ पे हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस देख ली कि जब हम लिक्विड स्टेट की बात करेंगे तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।